हड्डियों को कँपाने वाली ठंडक, रात के 8:30 बजे का समय, शहर के मुख्य बाजार में मशहूर कॉफ़ी की दुकान। और उसी बीच सामने से चमचमाती हुई एक लंबी कार आकर रुकती है। गरम कपड़ों के ऊपर कीमती शॉल ओढ़े दो सज्जन कार से बाहर निकले। उन्हें देखते ही दुकानदार ने नमस्कार किया और बिना आदेश के कॉफ़ी बनाने लगा। आज तो मंच पे आपने बहुत तालियां बटोरी समाज सेवी महोदय, कंबल बंटवाने वाले ऐलान पर। अरे कहाँ नेताजी, तालियां तो आप पहले ही बटोर चुके थे चौराहों पर 24 घंटे अलाव जलवाने वाले संवाद पर। हैं। और दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। तभी लगभग बुझ चुके अलाव के पास से उठकर एक कांपता हुआ लड़का, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की रही होगी, उनके सामने गिड़गिड़ा पड़ा। साहब, बहुत ठंड लग रही है साहब, मुझे कोई कपड़ा दे दो ना। चल भाग यहाँ से, नेताजी गुर्रा पड़े। अबे हम दान पुण्य सिर्फ लोगों की भीड़ में करते हैं, भाग यहाँ से, जहाँ तालियां बजती हों। समाज सेवी महोदय भी शब्द बाण छोड़ दिए। और तुझे कपड़ा चाहिए ना, तो जा पहले मीडिया वालों को लेकर आ, तब एक नहीं हम तुझे 2-4 गरम कपड़े देंगे। हैं आठ, चल भाग यहाँ से। एक बार पुनः दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। सर्द रात में कांपता हुआ लड़का वापस अपनी जगह आकर बैठ गया और कपकपाती उंगलियों से राख में चंद चिंगारियां तलाशने लगा, जो कि नदारत थी। उसके दांतों की कटकटाहट स्पष्ट ही सुनाई दे रही थी। तभी किसी ने पीछे से कंबल उड़ा दिया। लड़के ने गर्दन घुमाकर देखा। एक बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था। वह कपकपाते स्वर में बोला, ओढ़ ले, शायद इस फटे पुराने कंबल की कुछ गर्मी तेरे ठंडा पड़ते देह को गर्म रख सके और तू ढीठ गरीबी के अनोखे रंग देख पाए। लेकिन बाबा, तुम भी तो काँप रहे हो ना। बूढ़े ने लड़के के सिर पे हाथ फेरता हुआ मुस्कुरा कर बोला, लेकिन इसकी तुम्हें अधिक ज़रूरत है मेरे बच्चे। अपने हिस्से का जीवन तो मैं जी चुका हूँ, मगर तुमको अभी जीना है। जीवन के अनेक रंग को देखना है, उसे समझना है। हर घड़ी हर पग पर संघर्ष करना है, लड़ना है समय से, समाज से, इस मौसम से, कभी हाड़ कपाने वाली इस ठंड से, कभी देह जलाने वाली धूप से, तो कभी सब कुछ बहा ले जाने वाली मूसलाधार वर्षा से। और सबसे बड़ी और कठिन लड़ाई लड़नी है खुद से, अपनी बदनसीबी से और अपनी भूख से। लेकिन बाबा, अरे तू मेरी फिक्र मत कर, बूढ़ा बच्चे की बात काटते हुए बोला। ये सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ मैं। अब शायद आराम करने का समय आने वाला है। यह मेरा बूढ़ा और खोखला शरीर जीवन की और यातनाएं सह पाने में समर्थ नहीं है। मृत्यु की शैया पर सोने का समय समीप है शायद, जहाँ चिता की लपटों में जलकर कोयला और फिर राख हो जाएगा यह बूढ़ा शरीर, बिल्कुल इस बुझे हुए अलाव, इस ठंडी राख की चादर की भांति।
बच्चे, मैं अपने कर्म का भोग चुका हूँ, तू अब सो जा। मैं भी इस ठंडी राख की चादर को लपेटकर सोने की कोशिश करता हूँ, शायद फिर न कभी उठने के लिए। सवेरे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनकर लड़के की आँख खुली तो उसने अपने मुंह के ऊपर से कंबल हटा के देखा। बगल में राख पे बैठे कुत्ते के पिल्ले ठंड से कूं कूं कर रहे थे और उनके बीच गठरी की भांति बूढ़े बाबा छाती में अपनी कोहनी और घुटनों को धंसाए हुए पड़े थे। उन्हें देखकर लोग बतिया रहे थे, अरे ई का, ठंड के मारे ही बुढ़वा तो मर गवा। चलो भाई, इसे यहाँ से उठवाने का इंतज़ाम करो। अरे कोई पुलिस वुलिस का फ़ोन करो भाई, एम्बुलेंस बुलाओ, हटाओ इसको यहाँ से। यह सुनकर अनायास ही लड़के के ठंडे गालों पर गर्म आंसू की 4 बूंदें लुढ़क गई। लड़का उठा। उसने ठिठुरे तन से कंबल उतारकर बूढ़े बाबा को ढक दिया और फिर न जाने कहाँ के लिए आगे चल दिया। तो ये थी सुनील सिंह द्वारा रचित कहानी ठंडी राख की चादर। कितनी अजीब बात है ना, हमें अपनी ज़िंदगी से हमेशा कुछ न कुछ शिकायत रहती ही है, लेकिन हम कभी भी उन चीज़ों के प्रति शुक्रगुजार नहीं होते जो हमें मिला हुआ है। हम में से कई लोग हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हैं कि दूसरों के अनुपात में हमारे पास कितना कम है, मगर कई लोग उस बूढ़े और उस अनाथ बच्चे की तरह होते हैं जो ना तो कभी ज़िंदगी से शिकायत कर पाते हैं और ना ही कभी ज़िंदगी उनकी शिकायतों को सुन पाती है। ठंड की अगली रात में वो लड़का न जाने कहाँ होगा। इन्हीं अधूरे सवालों के साथ मैं दिनेश कुशवाहा आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।